नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, कवि और गद्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी से, जिन्होंने जीवनी एवं संस्मरण लेखन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। विश्वनाथ जी का जन्म 16 फरवरी 1931 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला बिस्कोहर गांव में हुआ था, जिसे अब सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, आपके माता पिता के बारे में और वो इलाका जहाँ आप पले बड़े। बेटा, ये बस्ती ज़िला जो अब मेरा गांव सिद्धार्थनगर में आता है, जैसा कि तुमने भी परिचय देते समय कहा है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और नेपाल की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। हमारे गांव में मेरे घर के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको हिमालय पर्वत की जो श्रेणियाँ दिखलाई पड़ती थी। अब तो खैर उस पर्वत पर जो वन थे वो कट गए हैं, अब तो दृश्य दूसरा हो गया है, लेकिन मेरे बचपन तक ये बात थी। पहाड़ों पर आग लगती थी गर्मी के दिनों में, वो पेड़ जो हैं एक दूसरे से रगड़ खा करके फिर आग पैदा हो जाती थी, जिसे दवाग्नि कहते हैं। तो वो दिखलाई पड़ता था हमारे यहाँ से सब रात को। बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तब रेलगाड़ी का कोई सवाल ही नहीं, सड़क व्यवस्था भी परिवहन नहीं था। तो और सबसे जो नज़दीक स्टेशन पड़ता था रेलवे स्टेशन, वो करीब वहाँ से मेरे गांव से करीब 15 मील की दूरी पर था। तो बरसात में 4 महीने बिल्कुल मेरा गांव दुनिया अलग से कट जाता था। और एक हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल भी तब नहीं था, प्राइमरी स्कूल था, सरकारी प्राइमरी स्कूल था। यानी आप ये समझिए कि मैं आज़ादी मिलने के यानी 1947 के 16 वर्ष पहले पैदा हुआ हूँ। जब आज़ादी मिली है तो मैं 16 वर्ष का था, और उस दिनों में भी मेरा गांव जो था वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ गांव था। तो जो मध्यकालीन भारत है, वो जो पुरानी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जिम्मेदारी है, गांव का जो जीवन है प्राचीन वाला, वो लगभग मैंने देखा है। उसके अनुभव बहुत अलग हैं, क्योंकि मैंने वो जीवन भी देखा है। तो वहाँ पर पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल थी। मेरे आसपास जवाहर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। दर्जा 4 तक तो लोग पढ़ लेते थे। दर्जा 4 तक पढ़ने वाला बहुत पढ़ाकू आदमी माना जाता था। ये ज़रूर था कि मेरे गांव की अब लगता है कि विशेषता ये थी कि मुसलमानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 50% मुसलमान थे। और गांव के ज़िम्मेदार साहब थे जो शरीफ थे। मेरा गांव भी था, बाज़ार भी था। बाज़ार माने छोटे छोटे दुकानदार भी छोटे छोटे। तो आसपास के जो गांव थे, निपट गांव थे, वो अपना सामान बेचने और ख़रीदने के लिए मेरे गांव में आते थे। इसलिए मेरे गांव का नाम प्रॉपर नाम था बिस्कोहर बाज़ार। तो बाज़ार मतलब ये कि जहाँ लोग आकर के सामान खरीदते हो रहते हैं। तो वो एक तरीके से गांव भी था मध्यकालीन, और एक बाज़ार भी था। मुसलमानों की संख्या काफ़ी थी और हिंदू मुसलमान बड़े मेल से रहते थे। उसका भी उस गांव के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत असर था। कुछ पंडित थे। फिर मेरे गांव के बारे में एक बात ही आज मैं सोचता हूँ, तो बचपन में मैंने इतने प्रोफेशंस देखे हैं जो आज सोचने पर बड़ा विचित्र लगता है। और उसका मैंने अपने गांव में उल्लेख भी किया है किताब में कि ठठेर माने पीतल बनाने वाले, सोनार सोना बनाने वाले, लोहार लोहा बनाने वाले, बढ़ई। एक लहेर जाति होती थी, लहेर जो लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनाते थे,
लहर भी होते थे, कसेर होते थे जो कांसे के बर्तन बनाते थे। तो इस सब से ये लगता है कि मेरे गांव में एक व्यापार का भी अच्छा खासा मुकाम था, तभी इतने प्रोफेशंस के लोग एक साथ रहे होंगे वहाँ। पास में बूढ़ी राप्ती नदी थी, मेला लगता था। सर बचपन के दोस्त याद हैं आपको? और ये बहुत याद हैं मेरे बचपन के दोस्त। अच्छा, उसमें जो मेरे दोस्त थे वो गुल्ली डंडा खेलते थे, उनके साथ खेलता, चक्का खेलता था। अजीब अजीब गाँव थे, वो ऐसे ऐसे खेल थे जो आज तो जो लोग तो कल्पना में नहीं खेल के। एक खेल होता था, पोखरे बहुत थे मेरे गांव में, तो पोखरे में जैसे ये दौड़ होती है ना, वैसे तैर करके दौड़, बोले कौन ज़्यादा देर दौड़ लेता है। कबड्डी, खो खो, एक खेल होता तबला तूल, एक चिक्का खेल होता था। तो एक लड़का उसमें यहाँ से वहाँ तक जाता था, उसको लोग लगनी मारते थे। तो अक्सर कई गांव लड़के मेरे गांव में मिलेंगे जिनके किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, तो चिक्का खेल में हाथ पैर टूट जाता था। एक खेल होता था जो आज सोचना भी मुश्किल है उस गांव, उसको लच्ची डारी कहते थे। तो लच्ची डारी वो है, एक तो दौड़ ये हुई दौड़ ना, और दूसरी दौड़ तुमको मैंने बताई पोखरे की जल की दौड़। तीसरी एक दौड़ होती थी जो पेड़ पर एक शाख से दूसरी शाख में आदमी चढ़ता जाता था लड़का, और इस तरीके से उसको पकड़ा जाता था। जैसे पेड़ है, अब पेड़ में एक लड़का एक शाख से उस तरफ गया, दूसरे से तीसरे पर तक गया, और उसी तरीके से उसको जो पकड़ने वाला है वो भी इसी तरीके से जा रहा है। तो पेड़ पर दौड़, यानी जो आजकल तुम सोचते से बंदर ही खेल सकते हैं, लेकिन वो आदमी खेलते थे, उसको लच्चीदारी कहते थे। उस पर भी लड़के कई कई गिरते थे। मैं ये सब खेल नहीं खेलता था, कोई डरपोक था मैं, लेकिन पोखर की दौड़ तक तो था मेरा, वो दौड़ थी। और ये कबड्डी भी खेलता था। ततलम तूल के खेल होती, इसमें पिटाई बहुत उसमें होती थी, तो वो खेलता था, लेकिन उसमें झगड़ा मारपीट बहुत हो जाती थी। तो गुल्ली डंडा ज़्यादा खेलता था मैं, और ये कंचा ये बहुत खेलता था। उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। वो कनाथे था, फजलुल्लाह था, करीम था, शरीफ था, कनाथे था, एक लड़का उन्नूस था, ये सब थे जिनके साथ वो अभी भी हैं, कई उन्नूस अभी हैं, मिलता हूँ। गाँव जो अब मैं जाता हूँ तो कभी कभी वो देख कर रोने लगते हैं मुझे, इतने बुढ़े हो गए हैं। मैं भी बुढ़ा हो गया, वो भी बुढ़े हो गए, लेकिन कुछ अभी जिंदा हैं उसमें से। वो बहुत बहुत बिल्कुल घर के तरीके से हैं। तो सर बचपन की कोई ऐसी याद है जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हो, या कोई घटना हो ऐसी जिसे याद करके आप बहुत दुखी होते हो? दुखी तो नहीं होता हूँ, दुखी होने वाली घटनाएं तो ज़्यादातर ऐसी हैं जैसे कि जिसको प्रॉपर दुखी कहेंगे, तो वो तो ये है जैसे जब पिताजी नाराज़ होते थे तो उनसे डर लगता था। कभी झगड़ा कम होता था। मैंने अपने पिताजी को कभी ये नहीं देखा कि माँ को मारा हो उन्होंने। हालांकि गांव में बीवी की पिटाई करना बड़ी आम बात थी। एक बार मारा है उन्होंने, लेकिन उसमें अब जो सोचता हूँ उसमें उनकी उतनी गलती नहीं थी, पिता की गलती नहीं थी। माँ गांव में बचपन में औरतें आदमी सब बहुत अश्लील शब्दावली बोलते हैं। गांव में अश्लील शब्द बोलना जो है आम बात है। तो मेरी माँ एक बार अम्मा भी बहुत अश्लील शब्दावली बहुत बोलती थी। तो एक बार कोई सज्जन आए हुए थे, बड़े आदमी घर के बैठे थे मेरे दरवाजे पर, और माँ अंदर से मेरी बहन को डांट रही थी, तो बहुत अश्लील शब्दावली गाली दे रही थी। तो फिर पिताजी ने आकर के एक थप्पड़ लगाया मेरी माँ को। तो उसमें पिताजी की गलती उतनी नहीं थी, अब माँ की भी गलती नहीं थी कि कोई, लेकिन सुनाई पड़ गया दूर तक। भुक्खड़ नहीं थे हमारे घर में, खेत वोत थे, लेकिन पैसे की बड़ी कमी रहती थी, तो पढ़ाई वढ़ाई में फीस फूस ये सब नहीं दे पाते थे। तो हमारे घर वाले ऐसे थे कि मुझे देखकर तुम नहीं सोच सकती मेरे घर वाले कैसे थे। सब बड़े लंबे चौड़े थे, मारपीट बहुत करते थे, तो मोहल्ले में सबको पीटे रहते थे। बहुत मशहूर थे मारपीट करने में मेरे घर वाले, लेकिन पैसा नहीं पास में होता था। तो वो कभी दुख का था। वो घटनाएं, रोमांचित करने वाली घटनाएं तो बहुत है। सर जैसा कि अभी आपने बताया, आपके परिवार में जो आपके भाई थे वो ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे और वो खेलने कूदने में भी रहते थे, तो सर आप कैसे उनसे अलग थे? आप कैसे, मतलब आप साहित्य की लाइन में कैसे गए? उसमें ये हुआ कि हमारे गांव में स्वाधीनता आंदोलन का असर
गांव पर आ पड़ा था। कई कांग्रेसी लोग थे। आर्य समाज का असर था हमारे यहाँ, आर्य समाज मंदिर एक था, तो आर्य समाज के अधिवेशन होते थे, अखबार भी आता था। 1938-39 के आसपास कांग्रेसी हुकूमत जब आई यूपी में, तो उसने क्या काम किया कि गांव में भी पुस्तकालय योजना बनाई, किताबें स्कूलों में भेजी गई। तो मुझे याद है कि मेरे एक तो आर्य समाज में पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिलती थी, और स्वाधीनता आंदोलन में अखबार पढ़ करके भी कुछ पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान जाता था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, इन सब का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका नाम बहुत। तो लेकिन वो जो किताब में आई, तो चांस की बात है कि वो किताब में मैं बहुत पढ़ने लगा। और वो जो पुस्तकालय में किताबें, तो ये कि यद्यप मैं दर्जा 2 दर्जा 3 में था, लेकिन मैंने प्रेमचंद की किताब, सुदर्शन किताब, भगत सिंह वर्मा की किताब, सुभद्रा भाई चौहान किताब, कुछ बंगाल के अनुवाद, राखालदास बंदोपाध्याय, ये सब पढ़ लिया मैंने। तो वो जो कहानियाँ कई होती थीं, तो तब कहानियाँ ऐसी होती थीं कि जो हीरो होता था वो, जैसे एक लड़की थी, लड़का था, तो वो स्वाधीनता आंदोलन में वॉलंटियर होता था। और वो एक था, कहानी मैंने पढ़ी, उसमें नायक प्रोफेसर था, लेक्चरर था, प्रोफेसर था। तो मेरे मन में पता नहीं कैसे बना कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। तब प्रोफेसर का मतलब होता कॉलेज में पढ़ाने वाला। तो मैंने ये कि हाई स्कूल में पढ़ाने वाला बनूं, तो मन में आया किताबें पढ़ के कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। तो मेरे मन में हल्की सी ये उठी कि मुझे अध्यापक बनना है, कॉलेज में पढ़ना है, हाई स्कूल पढ़ना है। अभी हाई स्कूल करके कैसे होते हैं जानता, तो देखा, हाई स्कूल था ही नहीं, लेकिन उनके लड़के बारे में सुनता था कैसे रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केट खेलते हैं, पैंट पहनते हैं, शहरों में घूमते हैं, साइकिल चलाते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो ये सब मेरे मन में होना पढ़ कर आने लगा। तो ये बेटा, ये मेरे लिए खुद आश्चर्य की बात है कि मेरा मन पढ़ाई की ओर इतना ज़्यादा कैसे लग गया। क्योंकि पूरे पूरे जवार में आसपास में कोई हाई स्कूल पास नहीं था। तो जब मैंने प्राइमरी स्कूल कर लिया, तो पढ़ाई कहाँ करूँ, कहीं पढ़ाई नहीं। तो मैं चला गया, वो पूरा किस्सा जी बलरामपुर, मेरी बड़ी बहन की शादी बलरामपुर में हुई थी। अब मेरे पिताजी पढ़ा सकते नहीं थे, बीमार थे, बहुत हालत ख़राब थी। तो उन्होंने मुझे रात को, बढ़नी रहते थे, वहाँ से गाड़ी जाती थी, 5 रुपया उन्होंने दिया मुझे और कहा कि देखो ये 5 रुपया है मेरे पास, तुम चंद्रप्रभा के यहाँ चली जाओ। चंद्रप्रभा, मेरी बहन का नाम चंद्रप्रभा था। वहाँ चले जाओ, पढ़ना हो तो वहीं जाके पढ़ो, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। चला गया वहाँ मैं। फिर वो 4 भाई थे मेरे जीजा जी, उन चारों में किसी को लड़का नहीं था। तो मैं गया, छोटा सा था, तो मैं 12 साल का था और कद में छोटा था, तो पतला भी बहुत था मैं। तो वो उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा नाम लिखा दिया। और फिर मैं आज समाज में किताब में पढ़ गया था। तो मैं किताब पर नाम लेता, तो लड़के, टीचर कहती है ऐसे नहीं पढ़ रखा है। तो पढ़ते मैं पढ़ा हो गया। फिर इसी तरीके से मेरे मित्र बहुत अच्छे मिले, और मुझे अध्यापक बहुत अच्छे मिले, बड़ी सहायता करने वाले अध्यापक मिले। और स्वाधीनता आंदोलन का वातावरण बहुत तगड़ा था बेटा। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज की जनरेशन तुम जैसी कुछ मामलों में बड़ी सौभाग्यशालिनी है, बहुत सौभाग्यशालिनी है लड़कियाँ और दलित। इस देश में दलितों पर और नारियों पर बहुत अत्याचार हुआ है। वातावरण में स्वाधीनता आंदोलन की ऊर्जा थी, एक आदर्श था कि हमें आगे बढ़ना है। अब इस मामले में बहुत बुरा है। हर आदमी अपने आप में शंक है, बैठा हुआ है। कोरोना तो खैर कर दिया, लेकिन तब यह था कि नहीं, आगे बढ़ना है। प्रेरणा लेने वाले बहुत थे,
प्रेरणा देने वाले बहुत, सुभाष, नेहरू, गांधी, ये सब बहुत थे कि करना है कुछ, त्याग करना है, तपस्या करना है। अब यह आदर्श नहीं, अब ये आदर्श है कि सब अपना लिए जो कुछ करना है अपने लिए करना है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। नहीं सोचता। ये तब वो, उसने मेरी बड़ी सहायता की है, उस वातावरण ने मेरी बड़ी सहायता की है, इसीलिए पढ़ गया बेटा। तो सर जब आप बनारस गए थे हाँ। तो आपकी मुलाकात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से हुई। मुलाकात तो क्या, वो दर्शन किए मैंने उनके। आपकी और उनके साथ की जो कुछ यादें हों वो बताइए। बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़ा यश था उनका। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद लिखा है, विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो खुद कहते हैं 50 किताब पढ़ के कोई विद्वान बन जाएगा, विद्वान मैंने कहा। लेकिन मनुष्य होने के लिए तो साधना जीवन करनी पड़ती है। अब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो इन दिनों मेरे ऊपर ये आरोप बहुत लग रहा है कि मैं बड़ी श्रद्धा उनकी करता हूँ और बड़ी भावुकता से उनकी बात करता हूँ, और जो जीवनी मैंने लिखी है उसमें मैंने उनके दो गुण ही गुण देखे हैं। भावना से बहुत काम लिया है, उनके तटस्थ मैं नहीं हो सकता, उनके दोष नहीं देख सकता, उनकी कमियां नहीं बता सकता। मैंने उनकी कोई कमी देखी नहीं, या देखी भी तो अब मैं कैसे कहूँ इस बात को, मैं कह नहीं सकता। मैंने उनको बताता हूँ जैसे कि अब जो एक अजीब चीज़ उनके बारे में जो और लोगों से मैंने विशेष रूप से देखा, जिसका मेरे पर बहुत असर है, जिसके कारण मैं उनके और सब बातें उधर ज़्यादा नहीं भटक पाता। अब मेरा उनसे कोई वैसे परिचय था नहीं, और गया मैं इसलिए क्योंकि मेरा बीए में सेकंड क्लास आ गया। मैं सिनेमा बहुत देखने लगा, एक दिन में 4 शो देखने लगा, और मुझे ये राज कपूर और नरगिस की फिल्में बहुत पसंद आती थी। तो आप आवारा फिल्म देखने जाते बहुत गया मैं। अब पढ़ाई लिखाई जो है मेरी छूट गई, मैं फिल्में बहुत देख लगा। मेरा एक यार था, वो उसके साथ स्काइप पे बैठ करके मैं सब सिनेमा, तो मेरा नंबर, अब वो लोग समझते थे कि मैं टॉप करूंगा यूनिवर्सिटी में, और मैं सेकंड डिवीज़न आ गया। तो शर्म के मारे में कानपुर से भागा। पंडित जी का नाम सुना, त्रिवेदी जी का, वहीं चला गया। ये भी चांस की बात है कि वहाँ में चला गया, ना जान ना पहचान। तो अब ये जो मैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप केवल श्रद्धा करते हैं। उन्होंने पंडित जी को देखा नहीं, वैसे आदमी को उन्होंने देखा नहीं। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग, मैं किसी की श्रद्धा इतना करता हूँ तो इससे उनको इतनी तकलीफ होती है। अगर मैं उनमें कोई दोष नहीं देख पाता तो मैं क्या करूं? ये मैं क्या कहूं कि हाँ नहीं मैं जैसे कोई तुमको अच्छा लगता है तो अब मैं उसकी तो बुराई नहीं देख सकती, तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाए कि नहीं देखो बुरा। वो देवता आदमी। अब देखो मैं उनसे मिलने गया, अब ये कि खड़े थे साक्षात, तो मैंने चरण स्पर्श किया और मैंने कुछ कहा कि मैं आया हूँ आपके पास, मेरा जीवन बन जाए, और बहुत दुखी हूँ मैंने दुखी था कि, तो कहा कि बेटा ऐसा है कि पहली बात उन्होंने मुझसे यही कही थी कि अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं करना चाहिए किसी पर, मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए, जहाँ से गुण मिले वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। और अब तो तुम मेरे शिष्य हो गए हो तो ठीक है ये सब। तो ये कह करके वापस आने लगा मुझसे मिल करके। मैं तो जब वापस आने लगा तो आधे मिनट में थोड़ी देर गया हूँ 10 मिनट, उन्होंने बोला कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? न मेरी जान न पहचान न कुछ। और पहली भेंट में ही उन्होंने सबसे पहले जो ध्यान दिया कि लड़के को कोई भूख नहीं लगी हो। ये गुण मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। ऐसी 1-2 बातें नहीं हैं, पूरा जीवन उनका इस तरीके से है कि बाद में ये हुआ तो वो शांति निकेतन में थे, रविंद्रनाथ के साथ 22 साल तक थे वो। बहुत गहरा असर रविंद्रनाथ की मानवतावादी दृष्टि का पड़ा हो। कोई मुझसे ये कहे कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े आलोचक नहीं हैं, मैं मान लूँगा। कोई ये कहे मुझसे कि
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी में कई अवगुण होंगे, मालूम कई अवगुण होंगे उनमें, लेकिन अगर मुझसे ये कोई कहे कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी के पर दुख कातर नहीं थे, वे उदार नहीं थे, सहृदय नहीं थे, तो ये मैं नहीं मानूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा उनमें। या किसी के कोई किसी 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 के प्रति अकारण द्वेष था उनके मन में, या किसी का अहित वो चाहते थे, ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। सहिष्णुता, संयम और पर दुख कातरता, इनमें बहुत बड़ा गुण था। व्यवहार कैसा करना चाहिए किसी के प्रति, मैं बताता हूँ। एक बार ये हुआ कि मैं यहाँ मॉडल टाउन में रहता था, तो पंडित जी आते थे तो अपने बड़े दामाद के यहाँ टुकते थे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं उस समय, तो मेरे यहाँ आकर रुक गए वो। रात को ऊपर छत थी, तो सोए पंडित जी, तो मैं एक चारपाई, और एक चारपाई उनकी, एक चारपाई मेरी, दोनों लगे थे। रात को करीब 1 बजे मैंने देखा कि यहाँ कोई ऐसे कोई गुदगुदा रहा है मुझे। पंडित जी खड़े थे, बोले मुझसे कि यूरिनल किधर है, जाना चाहते थे, पेशाब लगी थी उनको। सोते हुए शिष्य को कैसे जगाना चाहिए, सोते हुए आदमी को कैसे जगाना चाहिए। कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो अबे उठ, हमें तो कैसे पेशाब उठो। ये छोटी छोटी एक बात बेटा मैं तुमको बताता हूँ, आदमी का बड़प्पन छोटी चीज़ों में दिखलाई पड़ता है, मामूली चीज़ों में, दैनंदिन में। बड़े बड़े भाषण दे करके, बड़ी बड़ी किताबें लिख करके आदमी बड़प्पन का लक्षण ये नहीं है। बड़प्पन ये है कि कोई आदमी अपने सामान्य जीवन में छोटी बातें कैसे करता है। मैं खा रहा हूँ और तुम आ गई, तो फिर मैं कैसे बिहेव करता हूँ, ये कैसे बच्चों तो हाँ आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये कहो तो दूसरा अरे अरे तुम भी खाओ, दोनों में फ़र्क होता है। पंडित जी इस पर मान पड़ते। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ कि पंडित जी कितने बड़े थे, किस तरीके से मैंने उनको देखा है। और भी कई चीज़ें हैं, ऐसे 1-2 चीज़ें नहीं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो पंडित जी दूसरे ढंग के आदमी थे, देवता आदमी थे, और पढ़ाना विद्वत्ता, महान व्यक्ति थे। उनके जैसा, उनके जैसे आवाज़, क्लास पढ़ाना, जहाँ जो भाषण देता थे वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। मैं उनको स्टेशन पर कभी छोड़ने जाता था, स्टेशन पहुँचे 4 मिनट में भीड़ खड़ी हो जाती थी। हिंदी का कोई आदमी इतना यश किसी को नहीं प्राप्त हुआ जितना पंडित जी को यश प्राप्त हुआ अपने हिंदी के प्रोफेसर को। और यह है कि उनका विरोध भी बहुत हुआ, ये भी किया। आपने बताया आपका और द्विवेदी जी का रिश्ता कितना गहरा था, गुरु और शिष्य। जितने शिष्य उनके थे, मैं उनका बहुत योग्य शिष्य नहीं था। योग्य शिष्य उनके प्रसिद्ध और थे, नामवर जी थे, डॉक्टर नामवर सिंह उनके शिष्य थे। ज्येष्ठ शिष्य उनके नामवर जी थे, किराननाथ सिंह थे, सुप्रसाद सिंह थे, रामदास मिश्र हैं। शिष्य परंपरा में तो उनके इंदिरा गांधी भी आती हैं, शांति निकेतन में थीं, कपिला भासेन भी उनकी शिष्य परंपरा में, शिष्य मंडली भी बहुत बड़ी है। मैं तो बड़ा मामूली सा था, और मैं अपने साधनहीनता के कारण उनका प्रिय बन गया था। कुछ ऐसे बड़े लोग हैं ना, कुछ जानते हैं इसका कोई नहीं है, बेवकूफ़ है, तो इसको अपने तो सर आपने सबसे पहले द्विवेदी जी के साथ संपादन कार्य किया था अब्दुल रहमान के अभ्रंश कार्य संदेश शासक का। तो सर आपने तभी से लेखन शुरू किया था या आप उससे पहले लिखते थे? जो पहली कविता मैंने लिखी है ना, कविता भी लिखता और लगता, तो कविता मैंने लिखा है जेल में। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा कट्टर स्वयंसेवक था, तो 16-17 साल की उम्र में मैं जेल चला गया था 3 महीने के लिए, तो वहाँ कविता लिखी मैंने। बहुत हाँ, तो बहुत कट्टर आरएसएस का था मैं, बड़ा तगड़ा। और वहाँ जेल रोल से जब छूटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, हम लोगों को जेल से रिहाई के बाद चाय वाय पिलाई विलाई उन्होंने सब किया हुआ था। तो कविताएं लिखी। बनारस में आया तो इन लोगों से भेंट हुई, केदारनाथ सिंह से भेंट हुई, नामवर जी ये लोग थे, तो नई कविताएँ पढ़ी वढ़ी, तो उनसे मैं भी कविता लिखने लगा। फिर मेरी कविताओं का अनुवाद बहुत जगह हुआ, इधर उधर हुआ। तो सर आपको किसी से प्रेरणा मिली या फिर आपने खुद से ही लेखन शुरू? जब काशी आया तो काशी में बड़ा
क्रिएटिव वातावरण था, बड़ा जो उठो बैठो तो तुम भी साहित्यकार बन जाओ वैसा वातावरण था। द्विवेदी जी के साथ तो ये था कि ये संदेश राशक ये एमए में वहाँ ऐसा पाठ्यक्रम था कि अंतिम वर्ष में एक निबंध लिखना होता था। उस अब्दुल रहमान जो हैं वो अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि हैं और वो हिंदुस्तान के पहले मुसलमान कवि हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में रचना की है। संदेश राशक पंडित जी को बड़ी प्रिय थी ये पुस्तक। तो फिर मैंने काम किया, मुझसे काम कराया पंडित जी ने, तो वो फिर साथ में ही किताब निकली। ये पंडित जी की कृपा थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ लिया। तो सर अपने लेखन में इतनी सफलता प्राप्त की तो आपको परिवार से सहयोग मिला? और कौन कौन का सहयोग मिल सकता था। मेरी पत्नी ने तो जो कुछ मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बड़ी गलतियाँ हुई मुझसे जीवन में, उनके प्रति उनका बहुत आदर मैंने नहीं जितना करना था उतना किया। जानता ही नहीं था मैं ये सब। मैं सामान्य जीवन नहीं बिता सकता था मैं। कुछ मुझ में इधर उधर की बातें थीं। कोई दुष्ट नहीं था मैं, कोई ऐसी बात नहीं थी दर्द के, लेकिन सामान्यता का जो दिखावा नहीं था मुझ में। पत्नी के लिए बिना कहे कभी कपड़े ला देना, कभी साड़ी ला देना, कभी जेवर बनवा देना, ये सब नहीं कर पाया मैं। पढ़ी लिखी हैं, ऐसी नहीं है, पढ़ी लिखी हैं। वो बड़ी किताबें उन्होंने सारी किताबें पढ़ रखी हैं कि जितनी भी फिक्शन तो बहुत पढ़ रखा है। तुमसे कभी प्रेमचंद के बारे में बात को देखो कितना बात करती हैं। अभी 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर पर प्रेमचंद की कोई किताब नहीं है तो गोदान जाके रख लो, क्योंकि प्रेमचंद सब पढ़ रखा है उन्होंने, बड़ी पढ़ रखा है। वो कृष्णा सोबती तो आती थी मिलने उनसे, कृष्णा सोबती से उनकी पटरी थी। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी बहुत पढ़ी है, मेरी पत्नी बहुत पसंद थी। जब बहुत बड़े हो जाओ ना, जब एक किनारा जीवन का दिखलाई पड़ता है तब लगता है कि अरे हम ये भी कर लेते तो अच्छा था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम वो ऐसा कर लेते तो अच्छा था। तो अब दिखलाई पड़ता है। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है पत्नी और पुत्र और पति की प्रशंसा करने का। मतलब बहुत उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। अगर वो ना होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता जीवन में। तो सर अंत में मैं पूछना चाहूँगी कि आप युवा लेखकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जीवन में किसी बड़े उद्देश्य पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम दूसरों के काम आएँ। सफलता बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सफलता से बड़ी चीज़ होती है सार्थकता। सफलता अपने लिए होती है और सार्थकता एक सामाजिक मूल्य के आधार पर तय होती है। तो जब आपकी सफलता दूसरों की भी सफलता बन जाए तो वो सार्थकता होती है। वो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामान्य जीवन हो, मित्रों का हो, सब कुछ हो। ये ध्यान रखना चाहिए। और संकट के समय ये जो मनुष्य की अपनी आंतरिक मनुष्यता होती है, कहाँ तक वो दूसरों से जुड़ सका है और कहाँ तक उसने दूसरों का ध्यान रखा है, वो काम आती है। कविता संकट के समय भी काम आती है, ये नहीं भूलना चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि गांधी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा, तो हे राम कहने से क्या उनकी गोली की तकलीफ कोई दूर हुई होगी? मेरे ख्याल से दूर हुई, थोड़ी बहुत जरूर दूर हुई होगी। सर मैंने सुना है आप खाने के बहुत शौकीन हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? खाना तो असली वही होता है जो माँ बना के खिला देती है। असली जो स्टैंडर्ड है ना खाने का तो वही हो जाता है जो तुमने माँ बना के खिलाती है। फिर बाद में पत्नी के हाथ का खाना। हर आदमी को अपने घर का खाना पसंद आता है, लेकिन शराफत में हर आदमी दूसरे घर की तारीफ करता है। द्विवेदी जी की एक बात बताऊँ, लोग हंसाते भी बहुत थे, वो व्यंग मजाक विनोद जी बहुत थे। ऐसी बात बताऊँ, उनका हंसना तो बड़ा मशहूर है द्विवेदी जी का। तो वो कहते थे कि आदमी को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो ये है कि कहते थे ये कि पत्नी के मायके की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। फिर कहते थे कि पत्नी के रूप की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कहते
किसी के दूसरे घर का खाना पसंद नहीं आना चाहिए पत्नी के सामने। कहते थे हमेशा चाहे बढ़िया से बढ़िया खाना खा करके आवे, लेकिन जब घर लौट के आवे तो पत्नी पूछेगी कैसन रहा हो, कैसा खाए ली बाहर। अरे का खाना रहा, बेकार रहा, जब तक हम तोहरे हाथ तक नहीं पाई, जब तक मैं तुम्हारे हाथ का नहीं पाता। ये सब मजाक बन गया। लेकिन खाना माँ के हाथ का खाना और आलू का चोखा बहुत पसंद है मुझे, लेकिन भुने हुए आलू का। करेले का भरुआ बनता है बहुत अच्छा, दही बड़ा, ये पसंद है। अपने पति के बारे में कुछ बताइए। इन्होंने पत्नी के बारे में बताया। हाँ बताया। शुरू में तो लड़ाई झगड़ा खूब करते थे हम दोनों। खाने पीने के शौकीन ये भी थे, मैं भी थे, साथ साथ घूमते थे, खाते पीते थे, लड़ते झगड़ते भी थे। अच्छा ही रहा, सब बहुत अच्छा रहा। फिर बच्चे हो गए, बच्चों में उलझ गए, उनकी पढ़ाई लिखाई में। ये था कि ये बाहर बहुत घूमते थे अपने मित्रों में। 11 12 बजे रात को आते थे, तब मुझे चिढ़ होती थी। फिर आपने लेखन में बहुत सहयोग दिया। सहयोग मैंने नहीं दिया, लेकिन इनके पढ़ने लिखने के बीच में कोई मैंने वो परेशानी नहीं पैदा होने की, ये ध्यान रखा जितना हमसे हो सकता था। बहुत साहित्यकारों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है इनकी वजह से। नहीं तो कहाँ नामोर जी, कहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मेरी हैसियत थी, वो सब इनकी वजह से हुआ। द्विवेदी जी को मैंने खाना खिलाया, उनके घर भी गई, उनकी पत्नी के दर्शन किए। भैरव जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। ये है कि जाते थे तो खाने पीने को खूब अच्छा खिलाते थे, ध्यान करते, लेकिन उस समय मेरी उम्र कम थी, वो हमसे काफ़ी बड़े और होते, तो मैं हिचकती थी, तो उनके सामने में ज़्यादा कुछ इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत ध्यान रखते थे। लेखन उनका क्या था, किताब, उस समय उनसे मेरी हिम्मत थी कि मैं उनसे इस बारे में बात करती। उनके यहाँ पकौड़ी बहुत अच्छी खाई मैंने। बहुत अच्छी बनवाई थी। रविंद्र कालिया की कहानी पढ़ी हाँ, थी, 9 हाँ, साल छोटी पत्नी। हाँ हाँ, उनकी कहानी है 9 साल छोटी पत्नी। तो ये मुझसे 9 साल छोटी थी, तो वो कहानी पढ़ करके हम दोनों उनके घर गए बताने की तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। उनका बनाया खाना खाया है मैंने, राजमा। राजमा और दास बाबू, श्री कृष्णदास लेकिन पत्रकार दास थे। बाबू से डर लगता था। हाँ अच्छा। उनके सामने में बोलती नहीं थी, चुपचाप जा करके बैठ जाते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता था दास बाबू को। घर में अंदर उनके पत्नियों से आपस में पत्नी थी इनकी, और इनकी भी थी, वो कौन थे नाम दो, मारकंडे, तो वहाँ बैठ करके बात करती थी। लेकिन दास बाबू जैसे बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए वैसे बहुत अच्छे थे। पता नहीं सब कहाँ गायब हो गए। फिराक साहब को दूर से देखा। फिराक साहब को तो एक के बाद कौन से डर लगता है। सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।